अधूरा सफर। ब्राह्मण की किस्मत ही ऐसी होती है। मैं लंदन से लौटने के दिन की बात बता रहा हूं। विदेश आने के दिन भी तकदीर साथ ही थी। बिना कुछ कहे सुने अचानक न जाने क्यों उस दिन लंदन में टैक्सी वालों की हड़ताल हो गई। 10 बजे साउथहैम्पटन जाने वाली बोट ट्रेन छूटेगी वॉटरलू स्टेशन से। अब और देरी करना ठीक नहीं। किसी तरह खींच-खांच कर अपना लटवहर लेकर पास के ट्यूब स्टेशन पहुंचा गया। ऑफिस कचहरी के समय की भीड़ आज दोगुनी हो गई है। टैक्सी हड़ताल की मेहरबानी से इतने सामान के साथ ट्यूब ट्रेन में चढ़ना शर्मिंदगी की बात है। पर उपाय क्या है? इस सांप जैसी टेढ़ी कतार की शुरुआत वाली जगह ही अब इन घड़ी प्रेमी लोगों की साधना का लक्ष्य है। सामने वाली अधेड़ ऑफिस यात्री मेरे बेकाबू सूटकेस की टक्कर खाकर पीछे मुड़कर देख रही हैं। मैं समझ रहा हूं। नजरें मिल जाने के डर से मैं जानबूझकर दूसरी तरफ देखता रहा। उन्होंने शायद इस परदेसी के सूटकेस पर एसएस कैंगारू के केबिन का लेबल लगा देख अपनी आंखों के अंगारे वापस ले लिए। दोनों हाथों में सूटकेस का बोझ 1000 मन से भी भारी हो गया है। आज का समय होता तो रुई के बोरे वाले बैल को ईस्प पानी में न डुबोकर कतार में खड़ा कर देते। गर्दन पर कभी कभी किसी ब्रश जैसी रगड़ लग रही है। हिंदुस्तान होता तो बिना शक मान लेता कि मेरे पीछे वाला आदमी कोई दाढ़ी वाला सिख है। खैर, भीड़ के दबाव का एक फायदा तो है, बिना कोशिश किए मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। फिर गाड़ी के धक्कों में खाली जगह वैसी ही शक्ल ले लेती है जैसा इंसान का शरीर, ठीक जैसे पानी बर्तन की शक्ल ले लेता है। क्या गाड़ी की भीड़ भारत के आदमी को डरा सकती है? इसलिए थोड़ा संभलने के बाद चारों तरफ गौर से देखने की कोशिश करता। कुछ दूर खड़े वे 2 लोग यकीनन भारत के ही हैं। लंदन में भारत के लोग इतने दुर्लभ नहीं कि उनकी तरफ बार बार मुड़कर देखना पड़े, बल्कि न देखना ही नियम है। पर मेरी जिज्ञासा उनके सूटकेस को देखकर जाग गई। उन दोनों में से एक जवान लड़का है और एक महिला। काफी अच्छी बनावट है उनकी। दोनों ही सुंदर है। उनके सूटकेस पर भी कैंगारू जहाज का लेबल लगा है। समझ गया कि हम बिल्कुल एक ही बिरादरी के लोग हैं और ये भी मेरी तरह टैक्सी न मिलने पर ट्यूबों में चढ़ने को मजबूर हुए हैं। दोनों बातें कर रहे हैं और युवक का हाथ महिला के हाथों में है। उस महिला ने गालों पर कितना रंग पोता है। उतरते समय नजरें मिल गई। एक साथ जहाज पर 2 हफ्ते से ज्यादा बिताना है तो अभी से जान पहचान कर लेना अच्छा होता। परिचय की शुरुआत के लिए मैंने थोड़ा मुस्कुराकर भद्र महिला को समझाने की कोशिश की कि मैं भी उनके जहाज का ही यात्री हूं। अनपेक्षित भद्र महिला ने जैसे देखकर भी नहीं देखा। मैं क्या कहना चाह रहा था वो समझ नहीं पाई क्या? शायद किसी और बात में खोई होंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल साफ समझी है। समझकर भी न समझने का नाटक किया। क्यों ये अभद्र व्यवहार? बिना इंट्रोडक्शन के किसी से बात नहीं करना चाहती? अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज बन गई हैं क्या इस देश में आकर? बहुत देखे हैं तुम जैसे अंग्रेज। अपनी शान दिखाने आए हैं। क्यों खुद चलकर उनके पास छोटा बनने गया था? सारा गुस्सा खुद पर ही उतर आया। उन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हुआ। मैं एस्केलेटर पर चढ़ गया। वे शायद जानबूझकर सीढ़ियों पर चढ़ने में देरी करने लगे ताकि मैं थोड़ा आगे निकल जाऊं। इस अपमान की बात भूलने के लिए पूरी बोट ट्रेन में खुद को समझाता रहा। शायद भद्र महिला जाएंगी नहीं और सिर्फ उस युवक को जहाज पर छोड़ने आई है, इसलिए किसी नए मुसाफिर से परिचय नहीं करना चाहा। यह भी हो सकता है कि विदाई के वक्त वे किसी तीसरे को बीच में नहीं लाना चाहते थे। खैर छोड़ो, दूसरों की बातों में सिर खपाने की क्या जरूरत। पास के स्टॉल से एक किताब खरीदकर जहाज पर चढ़ने की लाइन में खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। पहुंचते ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए केबिन स्टुअर्ड ने स्वागत किया। टूरिस्ट क्लास केबिन, 4 लोगों की सीट, सब ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सोचा था, यहां तक कि रंग और कीटाणुनाशक दवाओं की वह सीलन भरी गंध तक। मेरे नीचे ही 313 नंबर के बर्थ कार्ड पर नाम लिखा है मिस्टर एस सिंह। बंगाली है क्या? वे अभी तक पहुंचे नहीं हैं। बाकी 2 बर्थ पर 2 फिरंगी साहब अपना सामान सहेज रहे हैं। गोवानी केबिन स्टुअर्ड का नाम दीवार पर लगे कार्ड पर लिखा है लेसार्डो। हर किसी के बर्थ पर जहाज के मुसाफिरों के नामों की एक लिस्ट दरवाजे पर है। फिर से सुना लेसार्डो की सधी हुई आवाज में गुड मॉर्निंग सर। समझ गया हमारे केबिन के चौथे निवासी आ रहे हैं। उसके बाद ही देखा 313 नंबर को। हाय रे किस्मत, यही आखिर में मेरे केबिन मेट निकले। ट्यूब ट्रेन का वही जवान लड़का। कुछ मिनटों के लिए उनकी बात भूल गया था, पर छुटकारा कहा है।
अब भी उस आदमी ने मुझे पहले देख लिया पर ऐसा भाव दिखाया जैसे देखा ही न हो। मन और भी खट्टा हो गया। इस अभद्र आदमी के साथ इतने दिन एक कमरे में गुजारने होंगे। तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मैं भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। मुसाफिरों की लिस्ट उठा लेता हूं। डेक पर जाकर सबके नाम पते एक बार देखने होंगे। यहीं से शुरू हो गया समय काटने का बहाना ढूंढने का सिलसिला, जहाज के मुसाफिर का इकलौता काम। डेक पर जाकर देखता हूं तो बहुत भीड़ है। रेलिंग के पास तक पहुंचने का तो रास्ता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जाने वाला जहाज है। टूरिस्ट श्रेणी के मुसाफिरों में लगभग आधे भारत के लोग हैं जो बंबई में उतरेंगे। इंग्लैंड में गुजारा न कर पाने की वजह से लौट रहे हताश एंग्लो इंडियन लोगों की टोली है। बच्चों के डैडी मम्मी वाले शोर शराबे के बीच वे पीछे छूटते इंग्लैंड के किनारे को देख रहे हैं। बचपन से जिसके बारे में सुना था, रेलवे यूरोपियन इंस्टीट्यूट की बियर पीते हुए और रेलवे के यूरोपियन दर्जे के डिब्बे में चपाती खाते हुए जिसके किस्से सुने थे, मिशन अस्पताल की लेडी डॉक्टर से और घर की दीवार पर टंगी सियार के शिकार वाली तस्वीर से जिस होम को जाना था, उसने बहुत निराश किया है। भाव नहीं दिया। बाकी भारतीयों से ज्यादा अपना नहीं माना, पर इंग्लैंड चाहे जितने जख्म दे, आखिर है तो इंग्लैंड ही। अब फिर से उसी कुत्तों के दरबे जैसे भारत में लौटना होगा, ये सोचकर ही मन खराब हो जाता है। भारत के छात्र भी देख रहे हैं। घर लौटने की खुशी से ज्यादा इंग्लैंड छोड़ने का दुख कम नहीं है। वो पूरी तरह से इंग्लैंड का आनंद नहीं ले पाया, पढ़ाई के बोझ से नहीं, बल्कि दूर देश में पढ़ने आने की जिम्मेदारी की वजह से। मकान मालकिन का मन रखना, यूनिवर्सिटी में थीसिस के डर से प्रोफेसर की मर्जी समझकर बात करना और देश से आने वाली पिता की नसीहतों भरी चिट्ठियां, इनके बीच खुलकर जीने की फुर्सत कहाँ थी। फिर देश जाकर नौकरी के लिए पैरवी का सिलसिला शुरू करना होगा। उन थोड़े से थर्ड रेट लोगों के सामने जो सही उच्चारण के साथ अंग्रेजी तक नहीं बोल सकते। इतनी मशक्कत के बाद जिस इंग्लैंड से उसने यार करना सीखा है, उसका किनारा छूटते देख मन उदास तो होता ही है। इसके बाद ये खोज शुरू होगी कि कोई बड़ा नामचीन आदमी फर्स्ट क्लास में है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने घर जा रहे हैं। इंग्लैंड की तीर्थ यात्रा पूरी करके बिना धूप वाला इंग्लैंड उन्हें पसंद नहीं आया। वहां के लोगों ने उनसे रिश्ता तो माना पर उन्हें अपना नहीं बनाया। कहने को तो इंग्लैंड कॉमनवेल्थ का बड़ा भाई है। उसने क्रिकेट में गुरु को ही मात देना सीखा है, फिर भी अंग्रेज उसे जंगलों का असभ्य इंसान ही समझते हैं। ये फासला मिटने वाला नहीं है, पर क्या इसलिए अपने पूर्वजों की धरती इंग्लैंड पर एक आखिरी नजर नहीं डालेंगे? बहुत से अंग्रेज भी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हाईकमिशन के ऑफिस में सोने की खोज वाली फ्रेम की हुई तस्वीरें देखी थी। उसके बाद कई रातें ऑस्ट्रेलिया की खुशहाली के सपने देखे। इंग्लैंड में जिंदगी की जंग में जब कुछ खास हासिल नहीं होता तभी ऐसा होता है। आखिर में किस्मत आजमाने के लिए कॉलोनी के खर्च पर निकल पड़े हैं। ये लोग तो भारी मन से देश का ओझल होता किनारा देखेंगे ही, जब तक आखिरी चर्च की चोटी कोहरे में छिप नहीं जाती तब तक ताकते रहेंगे। इसके अलावा कुछ लोग श्रीलंका और मलाया के भी हैं। उनकी गिनती इतनी कम है कि वे किसी हिसाब में नहीं आते। जहाज के अगले हिस्से की रेलिंग पर जितने भी लोग हैं, सबकी चिंताएं अलग हैं। जमीन पर रहते हुए अपनी अलग पहचान को ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं। पैसेंजर लिस्ट के नाम और मंजिलें देखते हुए मन ही मन कल्पना करने की कोशिश करता हूं कि कौन सा नाम सामने खड़े किस शख्स का है, भारतीयों में कौन किस प्रदेश का है और ऑस्ट्रेलियन कौन सा। जान पहचान के बाद पता चलेगा कि अंदाजा सही निकला या नहीं। श्रीलंका के लड़कों को बंगालियों से अलग पहचानना सबसे मुश्किल काम है। लिस्ट में अपना छपा हुआ नाम देखना अच्छा लगता है। इसमें भी जैसे किसी पुराने परिचित का नाम ढूंढ लेने की खुशी मिलती है। मेरे नाम के नीचे ही लिखा है 313 नंबर बर्थ, मिस्टर एस सिंह। जहाज की कंपनी अगर नियम बनाती कि अर्जी में मुसाफिरों का पूरा नाम देना होगा तो अच्छा रहता। एक ही अक्षर से शुरू होने वाले 2 मुसाफिर हों तो कंपनी को भी कितनी दिक्कत हो सकती है। और मेरे नीचे वाली थके मुसाफिर का चेहरा देखकर यह पहचानने का कोई तरीका नहीं कि घर किस प्रदेश में है। गोरा रंग, तीखी नाक, सुंदर युवक का चेहरा हर प्रदेश में एक जैसा ही होता है, बस पंजाब की तरफ थोड़े ज्यादा होते हैं। यानी अगर दोनों जगहों का मिलाजुला चेहरा ना हो तो पहचानना मुश्किल है। फिर सिंह उपनाम भी ऐसा है कि उत्तर भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये सिंह वाले लोग ना हों। 314 नंबर बर्थ मिस्टर मौली बंबई, 315 नंबर बर्थ मिस एस देवी बंबई में उतरेंगी।
बंगाली है क्या? देवी उपनाम गैर बंगाली महिला का भी हो सकता है। मिस है तो छात्रा होना ही मुमकिन है। खैर, लड़की में कम से कम ये खूबी तो है कि सालों विदेश में रहने के बाद भी नाम के पीछे देवी लिखने का शौक नहीं खोया। अचानक चौंक उठा। कान के पास लाउडस्पीकर गूंजा। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। आज रनिंग डिनर है, जिस मेज पर चाहे बैठकर खा सकते हैं। फिर रात 8:30 बजे बीडेक पर हेड स्टूअर्ड के पास अपनी पक्की मेज चुन लीजिएगा। आज रनिंग डिनर है, जिस मेज पर चाहे। थैंक यू। डिनर के बाद उस रात मेज चुनने के लिए लाइन में खड़े होने का मन नहीं किया। जहाज पर अभी तक कोई ऐसा जाना पहचाना चेहरा नहीं मिला जिसके साथ मेज न मिले तो खाने का स्वाद ही चला जाए। जहाज पर चढ़ने दिया है तो खाने की जगह भी जहाज की कंपनी देगी ही। जल्दी केबिन में आकर सो गया। बाकी 3 साथी तब तक कमरे में नहीं आए थे। शायद वे खाने की मेज चुनने की लाइन में खड़े थे। अपनी बर्थ पर चढ़ते समय लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल न करके नीचे वाली बर्थ पर पैर रखकर ही चढ़ गया। उस घोर अभद्र आदमी की बर्थ पर पैर रखने में अब कोई झिझक नहीं थी। अगली सुबह लेसार्डो बेड टी लेकर आया और नीचे वाली बर्थ की तरफ 2-4 बार गुड मॉर्निंग सर बोला तो सिंह साहब दहाड़ उठे। शट अप विल यू। लेसार्डो, बहुत घाव है। जवाब में हमेशा की तरह यस सर कहकर ऊंचाई पर मेरे पास चाय की ट्रे बढ़ा दी। हल्की मुस्कान, आंखों का इशारा और हाथ से बोतल से शराब डालने का अंदाजा दिखाकर लेसार्डो ने मुझे समझा दिया। रात को महफिल खूब जमी थी। अब भला नींद कैसे खुलेगी? नाश्ता करने जाते समय भी देखा कि नीचे वाली बर्थ का आदमी सो रहा है। खाते खाते पूरे कमरे के लोगों को रुक रुक कर देखता हूं। गौर कर रहा हूं कि हर कोई अपने ही देश के लोगों को खाने की मेज पर पाना चाहता है, चाहे पहले से जान पहचान न भी हो। मलाया के सारे लोग एक ही मेज पर बैठे हैं। जिस मेज पर बैठने से खिड़की के झरोखे से समंदर दिखता है, वहां के लोगों की नजरों में एक गर्व है। देखो, हम कतार में सबसे आगे खड़े होकर कैसा काम बना ले गए। इस भाव के साथ वे कवि की तरह बढ़ा चढ़ाकर समंदर देखने का नाटक कर रहे हैं, जैसे उस झरोखे के अलावा जहाज की किसी और जगह से समंदर के दर्शन मिलना मुश्किल हो। मन ही मन तय कर लेता हूं कि पक्का ये ऑस्ट्रेलियन है। नहीं, वो यहां नहीं है। ट्यूब ट्रेन वाली वह महिला तब यकीनन इस जहाज पर नहीं आई है। जिज्ञासा चीज ही ऐसी है जो मक्खी से भी ज्यादा नछोड़ बंद होती है। अगर ऐसा है कि वह भी ब्रेकफास्ट खाने नहीं आई, तो भी उनकी और उनके साथी की 2 अगल-बगल वाली कुर्सियां तो किसी मेज पर खाली रहती। वैसी मेज भला पूरे कमरे में कहाँ दिख रही है? ऊपर वाले डेक पर जाने से पहले अपने केबिन होकर गया। देखा कि हर किसी के बिस्तर पर छपा हुआ एक कागज लेसार्डो रख गया है। जहाज की पैसेंजर लिस्ट का संशोधन पत्र, टूरिस्ट क्लास, बर्थ नंबर 315, पैसेंजर का नाम मिसेस देवी के स्थान पर राजकुमारी एस देवी पढ़े। गलती के लिए हमें दुख है। सोचा था कि दूसरों की बातों में नहीं पड़ूंगा। जहाज की कंपनी भला उस संकल्प को रहने कहाँ दे रही है। किसी भी राजकुमारी की हलचल तो अखबारों में चाव से पढ़ी जाने वाली खबर होती है। उस पर भी अगर वह राजकुमारी फर्स्ट क्लास की मुसाफिर न होकर हमारी तरह टूरिस्ट क्लास की पैसेंजर हो, तो फिर बात ही क्या है। चाहे जितनी साम्यवाद की बातें करें, राज परिवार के किसी सदस्य के नाम से मन में थोड़ी गुदगुदी तो होती ही है। कौन है ये? कम से कम राजकुमारी तो है। टूरिस्ट क्लास में जाती है पर खुद राजकुमारी है, ये बात सबको बताना नहीं भूलती। छिपा जाती तो अच्छा होता। कम से कम हमारी साधारण बुद्धि तो यही कहती है। संशोधन पत्र निकलने का मतलब ही यही है कि कल भद्र महिला ने लिस्ट देखते ही गुस्से से आग होकर जहाज के ऑफिस की तरफ दौड़ लगाई होगी। मानवीय कमजोरी इतनी ज्यादा क्यों है इन देवी के भीतर? कौन है ये भद्र महिला? क्या इन्हें खाने वाले कमरे में देखा है मैंने? इन्हें पहचान न पाने की वजह से मन खटकता रहता है। कानों में हल्की फुसफुसाहट गूंजती है। राजकुमारी की बातें डेक पर, लाउंज में, खेल की जगह पर, ऑफिस के सामने, नाई की दुकान पर, हर जगह उनके बारे में सवाल। कौन है वे? क्यों वे टूरिस्ट क्लास में जा रही हैं? बिल्कुल वही सवाल जो मेरे मन में जागे थे, वही सबके मुंह से सुन रहा हूं। शास्त्रों में कहा है कि बड़ी लकड़ी में दोष नहीं होता, इसीलिए शायद हर कोई खुलकर परनिंदा में जुटा है। यहां तक कि अंग्रेज भी। 1-2 भारतवासियों से जान पहचान शुरू होती है। विलायत जाते समय परिचय शुरू होता है इस बात से कि क्या आपका ये पहला चक्कर है। वापसी वाली नवाबी ही अलग होती है। कितने साल बाद लौट रहे हैं? 2 साल।
अरे भाई, मेरा तो एक युग बीत गया। पहले 1 साल तो उनकी बात समझने में लगता है, फिर 1 साल उनकी तरह बात करना सीखने में लगता है। उसके अगले साल से लोग इंग्लैंड के बारे में जानना सीखते हैं। यानी इंग्लैंड के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, ये मान लेना ही बेहतर है, वरना 315 नंबर बर्थ वाली पैसेंजर के नाम के सुधार वाली कहानी ठीक से जमेगी नहीं। टूरिस्ट क्लास परिवार के बीच कोई एक अनजान रहे, ये बर्दाश्त के बाहर है। इनके बारे में खबर जुटाना क्या कोई मुश्किल काम है? इजी वॉटसन शर्लॉक होम्स के अंदाज में पाइप पीते हुए मिस्टर रामस्वामी स्टुअर्ट महफिल से खबर लाने चले गए। थोड़ी देर में खबर लाए कि राजकुमारी के केबिन में वही इकलौती बर्थ है। उस कमरे में इतने दिनों तक कुछ मशीनें रहती थी। इस बार जहाज की कंपनी ने उसे भी किराए पर चढ़ा दिया है। कल रात 1 बजे तक राजकुमारी बार में बैठकर शराब पी रही थी, पर तब भला किसे पता था कि वे राजकुमारी हैं। रात 1 बजे तक शराब पी रही थी। बात सुनने में उतनी मीठी न लगे, पर इससे 315 नंबर बर्थ की चमक और बढ़ गई है। बहुत से लोग इस शराब के बहाने उनसे बात करने का कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढ लेंगे। जहाज पर नाच का इंतजाम है। जो लोग थोड़ा बहुत नाचना जानते हैं, उनका मन भी चंचल हो उठा है। आज के पैसेंजर लिस्ट के सुधार ने मिसेस देवी नाम को एक रहस्य की सुनहरी परत से ढक दिया है। सो रही होंगी राजकुमारी शायद अब भी इस अभी अभी जागी हुई दुनिया के किसी बंद कमरे में। कितने अनकहे सवाल हर किसी के मन पर दस्तक दे रहे हैं। निकलेंगे, धीरे धीरे सारी खबरें निकलेंगी। इस खबरों के ब्लैकआउट वाले बाजार में जो थोड़ी बहुत जानकारी स्टुअर्ट के झरोखे से बाहर छिटक पाई है, उसी से अभी संतोष करना होगा। 315 नंबर बर्थ, 315 नंबर बर्थ। हर किसी की जबान पर बस यही एक बात है, इतने सारे अलग अलग मन। पल भर में 315 नंबर के धागे में पिरो दिए गए। अपने खुद के बर्थ नंबर से भी जल्दी ये नंबर सबको याद हो गया। इसका सबूत भी हाथ के हाथ मिल गया। लाउडस्पीकर पर किसी खास नंबर वाले मुसाफिर को जरूरी काम से जहाज के दफ्तर में बुलाया गया, तो मैंने गौर किया कि एक सज्जन ने पाइप की ओट लेकर जेब से अपनी बर्थ का टिकट आधा बाहर निकालकर एक बार देख लिया। उसे जबान पर चढ़ने में अभी 1-2 दिन का समय लगेगा। दोपहर को लंच के समय मैंने अपनी नीचे वाली बर्थ के मिस्टर सिंह को डाइनिंग हॉल में देखा। उनकी मेज पर बाकी सब अंग्रेज थे। अचानक मैं हैरान रह गया। वही महिला, ट्यूब ट्रेन वाली वही भद्र महिला। इन्होंने और मिस्टर सिंह ने एक ही मेज पर जगह क्यों नहीं ली? अचरज की बात है। और अब यह मामला महज एक रहस्य नहीं रह गया। जिज्ञासा अब गहरी चिंता में बदल चुकी है। उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को पहचानने का कोई लक्षण नहीं दिखाया। अब जाकर मेरा ध्यान गया कि खाना मुंह में डालने के बाद मेरा कांटा वही रुका हुआ है। मिस्टर रामस्वामी पूछ रहे हैं, बताइए तो मिस्टर ज्योतिषी, इस कमरे में राजकुमारी कौन है? जहाज छूटने से पहले स्टॉल से मैंने जो किताब खरीदी थी, वो हस्तरेखा गन्ना पर एक रद्दी सी किताब थी। मेरा अपराध बस इतना था कि कुछ देर पहले मैं उस किताब को लेकर डेक पर बैठा थोड़ा उलट पलट रहा था। रामस्वामी के सवाल पर मैं झेम गया। अन्य की समस्या नहीं है तो क्या जहाज पर समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा? राजकुमारी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इतना बड़ा बोझ अभी हमारे जहाज के समाज के सिर पर है, और मैं हूं कि उस ट्यूब ट्रेन वाली अभद्र महिला के बारे में सोच रहा हूं। मिस्टर रामस्वामी ने इशारा करके बता दिया कि जिस भद्र महिला को मैं इतनी देर से देख रहा था, वही राजकुमारी है। वही राजकुमारी है। एस देवी, 315 नंबर, श्योर। रामस्वामी ने साफ कर दिया कि उनकी खबर पक्की है। भला ये कैसे मुमकिन है? ट्यूब ट्रेन वाली वह महिला राजकुमारी हो ही नहीं सकती। इससे अच्छा तो आप ये कहिए कि मेरी नीचे वाली बर्थ के मिस्टर सिंह होनोलुलु के राजकुमार है। वो बात फिर भी मैं मानने को राजी हो जाता। मिस्टर रामस्वामी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अटूट आत्मविश्वास के साथ प्लेट पर छुरी ठोकते हुए उस खबर देने वाले ने जवाब दिया कि उनकी दी हुई हर खबर का हर टुकड़ा बिल्कुल सटीक है। आसपास के लोगों पर नजर पड़ते ही समझ गया कि अगर प्लेट के टुकड़े टुकड़े भी हो जाते तो भी कोई उस तरफ मुड़कर नहीं देखता। सब बड़ी गहराई के साथ देवी दर्शन कर रहे हैं। पल भर में सबको कैसे पता चल गया कि वही राजकुमारी है। जहाज के भी क्या अजीब कारनामे हैं। सब बड़े गौर से देख रहे हैं कि राजकुमारी सूप पीते समय कितनी खूबसूरती से चम्मच को अपने होठों तक ले जा रही है। चेहरा देखकर लग रहा है कि उन्हें सूप का स्वाद पसंद नहीं आ रहा। क्या आफत है।
सामने वाली मेज के आदमी ने अपना सिर इस तरह बीच में अड़ा दिया कि राजकुमारी का चेहरा ही ढक गया। ये लोग डाइनिंग टेबल के मैनर्स नहीं जानते। ओ देखो, मुस्कुराई। राजकुमारी मुस्कुराई। धीरे से मुस्कुराकर उन्होंने पास वाले साहब से कुछ कहा। पूरे डाइनिंग हॉल में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। सब कानाफूसी में न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। 315 नंबर के बारे में सोचते ही मुझे मिस्टर सिंह का ख्याल आता है। देखा कि वे महाशय प्लेट में मुंह गड़ाए खा रहे हैं। इतने बड़े डाइनिंग हॉल में इकलौते वही हैं जो राजकुमारी की तरफ से बिल्कुल बेपरवाह है। जहाज अभी अटलांटिक में ही था कि उनकी रोजाना की आदतों का कच्चा चिट्ठा हमें ज़बानी याद हो गया। हमें यानी फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों तक को, जो लोग ऑस्ट्रेलिया वाले जहाजों में फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, उन्हें भी राज परिवार के किसी सदस्य के दर्शन का सौभाग्य कम ही मिला है। भारत की राजकुमारी गोन कम्युनिस्ट सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए वाले साइन बोर्ड को पार करके भी वे लोग इस तरफ पूछने चले आते हैं कि राजकुमारी स्विमिंग पूल में आती है क्या, उन्हें नाचना पसंद है क्या। उनकी मेज वाले साहबों की इज्जत, कद्र और डिमांड इस जहाज के मीना बाजार में बढ़ गई है, जिस राजकुमारी तक कोई नहीं पहुंच पाता। ये खुशकिस्मत लोग खाने की मेज पर उनसे बात कर पाते हैं। राजकुमारी के बारे में इनके द्वारा दी गई खबरें बिल्कुल जांची परखी और सच्ची होती है। मिस्टर रामस्वामी या केबिनस टूअर्ड की लाई हुई उड़ती उड़ती खबरें नहीं। उन्होंने खबर दी कि राजकुमारी को एक अकेला कमरा चाहिए। आजकल के जमाने में एक बर्थ वाला सैलून मिलना नामुमकिन है। फर्स्ट क्लास में नहीं मिला, 2 बर्थ का किराया देकर जहाज की कंपनी के हेड ऑफिस में पैरवी करके उन्होंने वो केबिन हासिल किया है। उसमें न जाने क्या क्या सामान रखा रहता था इतने सालों से। तो ये बात है, उनके टूरिस्ट क्लास में जाने की एक वजह ढूंढकर पूरे जहाज के लोग चैन की सांस लेते हैं। बिस्के की खाड़ी वाले समुद्री हिचकोलों से भी ज्यादा ये चिंता उन्हें पीड़ा दे रही थी। बस एक बुद्धू गुजराती ने सवाल उठा दिया कि राजकुमारी एयर से ही चली जाती, फिर तो क्या पूछना। सब एक साथ चिल्ला उठे, एयर से जाना उनके शरीर को सूट नहीं करता। इतनी सी बात भी इस मंदबुद्धि आदमी को समझ नहीं आती। इतना साफ और सीधा जवाब होने पर भी नीले रंग के समुद्र की लहरों पर जैसे 2 और 2 4 लिख दिया गया हो। फिर भी जो जागते हुए सो रहा हो उसे भला कौन जगा सकता है। इन कुछ दिनों में राजकुमारी के बारे में जो कुछ भी सबको पता चला, उन सबको एक जगह इकट्ठा करें तो नतीजा ये निकलता है, वे काफी देर तक सोती है। इसीलिए नाश्ते की मेज पर नहीं जाती। सुबह स्टुअर्डेस उनके कमरे में कॉफी दे आती है। वे स्टुअर्डेस को ढेर सारी बख्शिश देती है। मेल मिलाप वे एक तरह से नहीं के बराबर ही करती है। गोरों के अलावा और किसी से उन्हें बात करते नहीं देखा गया। यहां तक कि काले रंग के स्टुअर्ड लोगों के साथ भी वे बात नहीं करती। इसीलिए काले स्टुअर्ड उन पर चिढ़े हुए हैं। फिर भी बार के चालाक गोरे स्टुअर्ड की उन्होंने एक दिन फोटो खींची है। रात को जब तक बार बंद नहीं होता तब तक वे कोने की एक मेज पर बैठकर व्हाइट हॉर्स मार्क का विस्की पीती हैं। प्लेस नेविका के अलावा और कोई सिगरेट वे नहीं पीती। छोटे बच्चों को अगर कहीं अकेला देखती हैं तो मुस्कुराकर उनके गाल थपथपा देती हैं, चाहे वे काले ही क्यों न हों। उनके कान के ऊपर के बाल पकने लगे हैं। संतरा खाना उन्हें बहुत पसंद है। आज तक कोई भी पोशाक उन्होंने दोबारा इस्तेमाल नहीं की। जहाज अगले 24 घंटों में अंदाजा कितना मील चलेगा ये बताने वाली इनाम प्रतियोगिता में वे अब तक 2 दिन सफल रही है। जहाज के इंजीनियर ने उनका नाम देखकर ही ठीक उतने मील जहाज चलाया है या नहीं कौन जाने। कैंगारू जहाज के मुसाफिर आज से 2 कंबलों की जगह एक ही कंबल ओढ़ेंगे। इसीलिए बिस्के की खाड़ी को अब खत्म होना ही पड़ा। भूमध्य सागर को आना ही पड़ा। गहरा काला समंदर नीला हो उठा है। कड़कड़ाती ठंड अब मीठी लगने लगी है। धूप पुरानी यादें जगा रही है। किनारे की गंध वाले नीले जल में भला असीमित अटलांटिक की उदारता कहाँ मिलेगी। जिब्राल्टर बहुत संकरा है। ऐसे तैयार माहौल के बीच ये बात सबसे पहले छेड़ी हमारे अपने खबरची लेसार्डो ने। लेसार्डो की कहानी में कौन सी भूमिका है और कौन सी मुख्य बात, इसे सिर्फ विशेषज्ञ ही पकड़ सकते हैं। वो मुस्कुराकर बताता है कि भारतीय मुसाफिर गोरे स्टुअर्ड को कभी 1 पाउंड से कम बख्शिश नहीं देते, पर भारतीय स्टुअर्ड के वक्त मोल भाव करते हैं। क्यों भाई, क्या काले स्टुअर्ड तुम्हारा काम कम करते हैं? अब देखिए ना एक और भारतीय मुसाफिर का कारनामा। फिर थोड़ा आंख मारकर फुसफुसाते हुए कहता है, हमारे केबिन के मिस्टर सिंह को बाहर निकलते देखा गया है। राजकुमारी के केबिन से
जहाज के दफ्तर से लाउडस्पीकर पर कही गई बातों की तरह स्टुअर्ट की दी हुई ये गैर सरकारी खबर भी सबको एक ही समय पर पता चल जाती है। अब तक यकीनन सबको पता चल चुका होगा। अब लेसार्डो का मुंह बंद करके क्या होगा। दाढ़ी बनाते समय नाई जब मोहल्ले की खबरें देना शुरू करते हैं तब भला कौन उन्हें रोकता है। उसी तरह जहाज के समाज के शिष्टाचार के हिसाब से स्टुअर्ट की गप भी बंद नहीं की जा सकती। मन ही मन समझ रहा हूं कि लेसार्डो की दी हुई खबर सही ही है, फिर भी हल्के विरोध का नाटक करते हुए उससे मुस्कुराकर कहता हूं, समझ गया, राजकुमारी गोरे स्टुअर्ट के प्रति पक्षपात करती है, इसीलिए तुम लोग उन पर चिढ़े हो। लेसार्डो झेंपने वाला आदमी नहीं है। वह मौका पाकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसके बच्चे गोवा में पढ़ते हैं, उनके लिए ढेर सारा पैसा जुटाना पड़ता है। उसकी तनख्वाह के पैसों से बच्चों की मां किसी तरह घर चलाती है और प्रभु ईसा मसीह की कृपा से यहाँ की बख्शिश के पैसों से ही बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलता है। पत्नी की बात करते हुए लेसार्डो की आवाज भराई। बीवी बच्चों को छोड़कर जिन्हें पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, बड़ा दुख है उनका। राजकुमारी के रहस्य का फीका स्वाद पल भर में मीठा हो उठा। समझ आता है कि इसी तरह की किसी खबर के लिए अपनी अज्ञानता के अंधेरे में पूरे जहाज के लोग हाथ पाव मार रहे थे। ठीक पकड़ में आने वाली चीज हाथ नहीं लग रही थी। इस बार की खबर जिब्राल्टर के पहाड़ जैसी मजबूत चीज है। रहस्य का खोया हुआ सूत्र ढूंढते हुए भूमध्य सागर के ठहरे हुए पानी की गंदगी उभर आई है। सुनने में आता है कि जहाज के मुसाफिरों के पास बहुत फुर्सत है। यहाँ की मसरूफ जिंदगी में सांस लेने की फुर्सत मिलना मुश्किल है। ओह, लंच का घंटा बज गया। मेरी घड़ी 1 मिनट स्लो कैसे हो गई? आज सुबह ही 20 मिनट फास्ट कर दी थी। चलो चलो। नहीं नहीं मिस्टर रामस्वामी, मैं समझ गया, आपने जानबूझकर घड़ी 1 मिनट स्लो रखी है ताकि लाइन के आखिर में खड़े होकर 315 नंबर की नजदीकी पा सके। सब समझते हैं हम, वे सबसे आखिर में आती है ना। पर आप निराश होंगे, आप चाहे जितनी देरी करें। 315 रह नंबर अब आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगी। चुप चुप। भाग दौड़ करके डेक की कुर्सियां एक जगह जमा करके बैठा गया। रात के तंबोला खेल की हार जीत के बीच अनजाने में बात आ ही जाती है 315 नंबर और सिंह नाम के उस लड़के के स्कैंडल की। पहले होता तो कम से कम टोली बनाकर राजकुमारी को पकड़ा जा सकता था। बच्चों के लिए कोई चैरिटी बॉल जहाज पर आयोजित करने के लिए पैसा नाविकों के बच्चों के फंड में जाता, पर अब उनके पास समय कहाँ है। ही चाहे जितना बच्चों के गाल थपथपा लें। ही क्या कहते हैं मिस्टर ज्योतिषी, स्विमिंग पूल में एक डुबकी लगा लेनी चाहिए थी। चलो चलो, डाइव मत करना, खबरदार, सिर में चोट लग सकती है। ब्यूरो का नोटिस बोर्ड देखा है ना आपने? अच्छा, राजकुमारियां दोनों इतना ड्रिंक करती हैं, पर भूल कर भी किसी दिन स्विमिंग पूल में क्यों नहीं आती बताइए तो? तैराकी की पोशाक में बढ़ती उम्र पकड़ी जाती है। खिक खिक खिक। ड्रॉप इन मिस्टर ज्योतिषी, संकोच की जरूरत नहीं है। तैराकी की पोशाक नहीं है तो माइट स्प्लैश। खिक खिक। इतना पानी छिड़कोगे तो ऊपर के दर्शक भाग खड़े होंगे। क्या यहाँ कोई ऐसा गैलेंट है जो राजकुमारी से अपने साथ नाचने की मिन्नत कर सके? अब तो उम्मीद कम ही है। जिब्राल्टर से पहले की बात और थी। सूर्यास्त ओझल हो रहा है। आपाधापी में शोर मचाते हुए अचानक ढूंढे गए सूर्यास्त को देखने का प्रोग्राम पूरा करने सब टॉप डेक पर चढ़ जाते हैं। एक परिवार बन चुके इस कैंगारू जहाज के ऐसे टुकड़ों में बंटे प्रोग्रामों की कड़ी आजकल हमारी रानी साहिबा का स्कैंडल ही है। किसी राग की टैग की तरह हर बात के बीच ये आ ही जाता है। सच में कैंगारू जहाज के पेट के पाचक रस में पढ़कर इतने सारे मन पिघलकर एक हो गए हैं। सब जहाज के खास कागज पर चिट्ठियां लिख रहे हैं। जहाज के नाविकों की खुशकिस्मती का प्रतीक एक काली बिल्ली को सब दुलार रहे हैं। एक ही समय पर घड़ियां बदल रहे हैं। ज्वालामुखी का धुआं देखकर हैरान हो रहे हैं। जो जहाज उस दूर क्षितिज से रोशनी का संकेत देकर गुजर गया वे किसी दूसरी बिरादरी के लोग हैं। वे कैंगारू कबीले के दायरे में नहीं आते। जमीन के लोग तो बिल्कुल ही पराई जात हैं। उनकी गलतियों पर भला कौन सिर खपाए, पर अपने ही कुनबे के इन 2 नंबरों के बारे में सोचे। बिना चारा क्या है, एक ही जहाज पर सवार होकर भी ये दोनों अलग हैं। सेलिंग ऑन द सेम बोट वाले मुहावरे तक को इन 2 नंबरों ने मिलकर बेम तलब कर दिया है। राजकुमारी की गुप्त प्रेम कहानी हमेशा से अनगिनत लोगों के लिए रस का साधन रही है। इस पर कितने ही छंद, किस्से, काव्य और उपन्यास लिखे गए। वही चीज आज इतने सारे मुसाफिर देख रहे हैं, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने। हर किसी को उस पर अपनी राय देने का हक मिल गया है। शांत नीले पानी की एकरसता के बीच बदनामी के रस में आनंद और भी ज्यादा आ रहा है। औरतों को राजकुमारी पर गुस्सा है क्योंकि उन्होंने तमाम पुरुष यात्रियों के मन पर अपना कब्जा जमा रखा है।
पुरुषों के मन की गहराई में एक जलन छिपी है कि राजकुमारी ने प्यार के लिए गलत इंसान को चुना है। उस आदमी ने पहली बार जान पहचान कब बढ़ाई? यही सवाल आजकल सबसे ज्यादा सबके मन को बेचैन कर रहा है। स्कैंडल की कहानी हर दिन नई नई शाखाओं के साथ फैलती जा रही है, पर राजकुमारी की शख्सियत बड़ी अजीब है। दूर से किसी मुसाफिर की टोली की तरफ देखते ही उनकी हंसी मजाक बंद हो जाती है। पुरुष धीरे बात करने लगते हैं, महिलाएं और भी ध्यान लगाकर ऊन बुनने लगती है। मेरी नीचे वाली बर्थ का लड़का थोड़ा शर्मीला है, किसी से नजरें मिलते ही दूसरी तरफ देखने लगता है। बार में बैठकर अकेले शराब पीना ही उसका इकलौता काम है। दूसरों की बुराई करना मेरे स्वभाव के खिलाफ है, पर शुरू के कुछ दिनों में उनकी बदतमीजी पर मुझे गुस्सा आया था, इसलिए स्कैंडल सुनने में थोड़ा रस मिल रहा था। पिछले कुछ दिनों में वो बात भी खत्म हो गई है। जहाज भर के लोग मामूली सी बुनियाद पर रोजाना मनगढ़ंत बातें खोजने का नाटक करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये मिस्टर ज्योतिषी सच में उनके मुकाबले इस मामले में बहुत कुछ ज्यादा जानता है। मैंने हाल ही में गौर किया है कि राजकुमारी की आंखों में मेरे प्रति एक आभार का भाव है। ठीक से नहीं पता, मेरा अंदाजा भी हो सकता है। मेरा न जाने क्यों ये मानना शुरू हो गया है कि अगर मैं बात करना चाहूं तो भद्र महिला अब मुझसे बात करेंगी। कैंगारू समाज के इस अनदेखे विरोध के बीच शायद वे खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर रही है। बड़ी दया आती है, पर वो अब मुमकिन नहीं। मैं न तुम्हारे खिलाफ हूं न पक्ष में, पर कभी कभी मन करता है कि राजकुमारी को बिन मांगी सलाह दूं कि वे सबके साथ, खास तौर पर भारतीयों के साथ थोड़ा घुल मिलकर रहें। दूर दूर रहती है, इसीलिए उनके खिलाफ बदनामी की गप्पे और भी मजेदार हो जाती है। वरना इतने बड़े जहाज पर कौन क्या कर रहा है इसकी किसे पड़ी है। कैंगारू की बिरादरी आज से गर्म कपड़े छोड़कर सूती कपड़े पहनेगी, इसीलिए पोर्ट साइड आ गया। लाउडस्पीकर गरज उठा, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। जहाज जब बंदरगाह पर रहेगा तब पोर्टहोल और केबिन बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि अरब सोमाली बड़े चोर होते हैं। जूते दरवाजे के बाहर न रखें। जहाज बंदरगाह पर रहने के दौरान धन्यवाद। अपनी अपनी भ्रिकुटियों के खिंचाव से हर साहब को नोटिस मिल जाता है कि वे पूरब की दुनिया में पहुंच चुके हैं। कल से सुबह 10:30 बजे बीफ्टी के बजाय आइसक्रीम खानी होगी। आज से मोल भाव और गंदे भिखारियों का राज्य शुरू हो गया। केबिन और बार बंद है, इसीलिए राजकुमारी को आकर लाउंज में बैठना पड़ा। ज्यादातर लोग शहर देखने चले गए थे। जो जहाज पर थे वे उस वक्त नावों वाले फेरी वालों से कालीन और चमड़े का सामान खरीदने में मसरूफ थे। सिर्फ मैं लाउंज में बैठकर बड़े भाई को खत लिख रहा हूं, ये बताने के लिए कि जहाज किस तारीख को बंबई पहुंचेगा। भाई पुणे में मिलिट्री डॉक्टर है। अचानक नजर पड़ी कि बहुत दूर की एक कुर्सी से राजकुमारी ने थोड़ा मुस्कुराकर मुझे नड किया। मैंने भी एक जवाब में सिर झुकाया और फिर से बहुत ज्यादा ध्यान लगाकर चिट्ठी लिखने लगा। चलो, इस औपचारिक अभिवादन के जरिए कम से कम ये समझा पाया हूं कि मैं उनसे बात करने के लिए बहुत उतावला नहीं हूं। साहब लोग चिढ़े हुए थे, फिर भी मिस्र की पुलिस ने बिना सर्च किए नहीं छोड़ा। उसके बाद जहाज स्वेज पार कर गया। गर्म हवा ने कैंगारू समाज में दरारें डाल दी। रास्ते के मौसम के साथ साथ जहाज का माहौल भी बदल गया। अब तक सबका मन एक ही सुर में बंधा था, अब घड़ी घड़ी ताल टूटती है। पीने और बर्ताव में मर्यादा बनाए रखना अब मुमकिन नहीं होता। आलोचना करने की आदत अब उग्र हो गई है। गर्मी के मारे अब 24 घंटे सबको डेक पर ही बैठे रहना पड़ता है, यहां तक कि 315 नंबर और 313 नंबर को भी। बदनामी की गप्पे उनके कानों तक गई तो क्या हुआ? अब 24 घंटे उतनी शालीनता से बात नहीं की जा सकती। टॉमस साहब बिगड़े हुए हैं। पोर्ट साइड में अरब फेरीवाले के हाथों बुरी तरह ठगे जाने के बाद से वहां जहाज पर 2 नए मुसाफिर चढ़े थे। वे पायजामा पहनकर डेक पर बैठे हैं, इसलिए मैम साहब लोग उस तरफ नहीं जा रही। एक ऑस्ट्रेलियन लड़की अपनी ही जात के युवकों को नजरअंदाज करके रामस्वामी के साथ नाचना पसंद करती थी। अटलांटिक से ही इस बात को बहाना बनाकर ऑस्ट्रेलियन लोगों का काले आदमियों के प्रति विरोध अब लाल सागर में आकर जहर उगलने लगा है। अचानक सबको याद आ रहा है कि जहाज की कंपनी रोज एक ही तरह की डिशें दे रही है, बस अलग अलग फ्रांसीसी नाम बदलकर। तैराकी की पोशाक पहने बिना कोई स्विमिंग पूल में उतर कर तो दिखाए। आजकल मेरे केबिन के मिस्टर लायंस नाम के एंग्लो इंडियन को 3 ऑस्ट्रेलियन लोगों ने घेर लिया है, क्योंकि वह तय समय से पहले फ्लैश खेलने की मेज से उठाया था। दूर के रूखे पहाड़ों की कतार मन को और भी रूखा बना रही है। एक टुकड़ा नींबू के लिए एक गिलास बियर खरीदनी पड़ रही है। इसमें भला दिमाग कैसे ठिकाने रहे। इस गर्मी और गड़बड़ी के बाजार में आत्ममुग्ध कैंगारू जाति ने अचानक कुछ पल के लिए खोई हुई लय ढूंढ ली। एडन पहुंचने से ठीक पहले
जहाज में लॉन्ड्री बिल का पैसा बार के काउंटर पर देना पड़ता है। राजकुमारी ने शायद वहां 313 नंबर की बर्थ के मुसाफिर का बिल भी चुका दिया था। अच्छा ऐसा है क्या? अरे भाई पहले पूरी बात तो सुनिए। फिर 313 नंबर जब खुद लॉन्ड्री बिल के पैसे देने आया तो देखा कि वे पहले ही दिए जा चुके हैं। उसने क्लर्क से कहा कि पक्का कोई गलती हुई है, क्योंकि उसे याद है कि उसने पैसे नहीं दिए हैं। क्लर्क ने थोड़ा मुस्कुराकर बस इतना कहा कि 315 नंबर ने पैसे चुका दिए हैं, अब और क्या चाहिए? 313 नंबर क्या नशे में था क्या? वो दहाड़ते हुए क्लर्क को मारने दौड़ा। सबने बीच में पड़कर उसे रोका। वो भी क्या नजारा था भाई, जहाज के कप्तान तक को आना पड़ा था। उन्होंने भी कहा कि क्लर्क ने दूसरे से बिल का पैसा लेकर तकनीकी तौर पर गलती की है, पर मुसाफिर का अपमान करना उसका मकसद कभी नहीं था। इस गलती के लिए जहाज की कंपनी दुखी है। इस तरह किसी तरह मामला शांत हुआ। इसके साथ ही सबके मुंह से बस यही एक बात सुनाई देने लगी, जैसे एक ही रेडियो प्रोग्राम को पूरे देश के लोग अपने अपने सेट पर सुन रहे हों। मुसाफिरों को उस चटपटे स्कैंडल के समर्थन में आज लिखित सबूत मिल गया जो बार की लेजर किताब में दर्ज हो चुका था। उस रात कोई मुसाफिर नहीं सोया। सुबह की रोशनी में रूखे पहाड़ों की गोद में एडन के शांत हरे समंदर को देखते समय कैंगारू की बिरादरी आपसी झगड़े भूल गई थी। नजरों के सामने पेट्रोलियम के डिपो से भरे बंदरगाह के समंदर में इंद्रधनुषी रंगों का तेल तैर रहा था। अरब नाम के साथ ही जैसे पर्दे और अंतःपुर का नाता जुड़ा है, इसीलिए अरब सागर आने के नाम पर ही केबिन के झरोखे बंद कर दिए गए। मानसूनी हवा की गंध पाकर अरब सागर भड़क उठा है। एडन के बाजार में जलेबी और पान के बीड़े देखते ही शायद भारतीयों का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा था। विलायत में रहते समय ये लोग भारत के हाई कमीशन के दफ्तर से छपने वाला अखबार नियम से पढ़ते थे। उससे पता चला था कि आजकल धरती के स्वर्ग भारत में दूध और शहद की नदियां बह रही हैं। जरूरत है तो बस अब लहरों का आनंद लेने में भागीदार बनने वाले देवी देवताओं की। उसी भारत के मुंह पर कालिक पोत दी 315 नंबर की एस देवी ने राजकुमारी या राजकुमारी की धूल परदेशियों की नजरों में भारतीयों को हल्का बना रही है। भारत की नैतिकता की विरासत को इस तरह अरब सागर में नहीं डुबोया जा सकता। हर चीज की एक सीमा होती है ना। इस बारे में हर भारतीय की अपनी एक जिम्मेदारी है। धर्मांध अरब की असहनशीलता का असर सबके मन पर पड़ा है। डेक पर, लाउंज में, बार में, जहां कहीं भी 315 नंबर या 313 नंबर दिख जाते हैं, वहां पास में गला साफ करने या बिल्ली जैसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उन दोनों को सुनाकर तानों और टिप्पणियों का अंत नहीं है। एक पंजाबी लड़के ने तो एक दिन सिनेमा में हिंदी गाने की एक लाइन, सो जा राजकुमारी सो जा, 315 नंबर के सामने बड़े हाव भाव के साथ गा दी। इस बारीक मजाक पर सब दिल खोलकर हंसेंगे नहीं। आंसुओं का द्वार बाबेल मंडेब जो पार हो चुका है। शर्म से मेरा सिर झुक जाता है। इसीलिए जहां तक हो सके मैं राजकुमारी के पास नहीं रहता। वे डेक के जिस हिस्से में बैठती हैं, मैं उस तरफ जाने से बचता हूं। स्टुअर्ड अचानक बंबई के मुसाफिरों को दूर के मुसाफिरों से ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। बख्शिश के लालच में वे खाने की मेज पर भारतीयों के प्रति खुलकर पक्षपात दिखाते हैं। साहब लोग गुस्से से गरगर करते हैं। सिर्फ भारतीय ही कैंगारू कबीले से बाहर आ गए हों, ऐसा नहीं है। बाकी सबके बीच भी पारिवारिक रिश्तों की ढिलाई स्वेज के बाद से ही बढ़ रही है। जाल से घेर कर बीडे पर क्रिकेट खेला जा रहा था। इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, वहां खेल के बीच अचानक हाथापाई की नौबत आ गई। अंग्रेज सोचते हैं कि चाहे जितना क्रिकेट खेल लें, ऑस्ट्रेलियन तो काला पानी की सजा पाए डाकुओं के वंशज ही हैं। भला शराफत कहां से सीखेंगे? ऑस्ट्रेलियन सोचते हैं कि एक बार सिंगापुर पार होने दे, फिर तुझे बताते हैं। एक मलाया के लड़के और एक श्रीलंका के युवक के बीच डेक चेयर के हक को लेकर झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने शायद कुर्सी पर किताब रखकर अपना दावा पक्का किया था। अंग्रेज और ऑस्ट्रेलियन मेम साहिब अपनी खटास भूलकर दबी हंसी हंसने लगी। गर्म हवा लगते ही इनके ऊपर की पॉलिश अभी से उतरने लगी है। शाम की चाय के वक्त किसी भी मेज पर बैठा जा सकता है। एक मेज पर सिंगापुर जाने वाले दो साहब और मैम मलाया के डाकू आंदोलन की कहानियां सुना रहे थे। एक मासूम मलाया छात्र ने उनके सामने से चीनी का बर्तन उठाते हुए हंसकर कह दिया, अब आपके खजाने में मलाया का डाकू पड़ा है। साहब और मेम दोनों हैरानी के मारे हंसना ही भूल गए। ऐसा ही कुछ चल रहा था। बंबई पहुंचने की आखिरी रात भारतीय मुसाफिरों के सम्मान में जहाज की कंपनी ने गाला डिनर का इंतजाम किया है। खाने की मेज पर हर किसी को एक कागज की टोपी और तस्वीरों वाला यादगार मेन्यू मिला। मेन्यू के पीछे सब अपने करीबी मुसाफिरों के दस्तखत ले रहे हैं।
साहबों ने राजकुमारी के साइन लिए, पर भारतीय कोई उनके पास तक नहीं फटका। बस उस बदतमीज पंजाबी लड़के ने एक टिन सिगरेट की बाजी लगाकर राजकुमारी से कह दिया कि स्याही की लकीर के बजाय वो सुवेनिर के तौर पर अगर लिपस्टिक की छाप दे दे तो वो खुद को खुशकिस्मत समझेगा। इतनी दूर से भी लगा कि राजकुमारी का चेहरा सफेद पड़ गया है। उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया जैसे पंजाबी की बात सुनी ही न हो। मुझे उम्मीद थी कि वे ये सुनकर भड़क उठेंगी, पर देखा कि इतना बड़ा अपमान राजकुमारी चुपचाप सह गई। उनकी लाचारी देखकर बड़ी दया आती है। देश के करीब आकर क्या वे भी बदल गई है? इतना टूटने की क्या बात है? 313 नंबर भी डिनर पर नहीं आया। कहीं समुद्री बीमारी तो नहीं? क्या उस लॉन्ड्री बिल वाले दिन से ही इनके बीच अनबन चल रही है? कौन जाने, हो भी सकता है वो फैंसी ड्रेस डांस की रात थी। सारी रात चलेगा, सारी रात बार खुला रहेगा। जो नहीं नाचेंगे वे जमकर नजारा देखेंगे। मुझे ये शोर शराबा अच्छा नहीं लग रहा था। गर्मी के मारे केबिन में रहा नहीं जाता और नाच की वजह से डेक पर बैठने का रास्ता नहीं। लाउंज में जाकर एक नॉवेल लेकर बैठ गया। जहाज की लाइब्रेरी की किताब थी। आज ही लौटानी चाहिए थी, पर खत्म नहीं हुई थी, इसलिए दे नहीं पाया। आज रात इसे खत्म करना ही होगा। कितनी देर तक किताब पढ़ी याद नहीं। देखा कि राजकुमारी आकर कोने की एक कुर्सी पर बैठ गई। उनका चहेता बार स्टूअर्ट ट्रे में पीने का सामान लेकर फौरन हाजिर हो गया। समझ गया कि गैला डांस की रात बार में एकांत मिलना मुश्किल है, इसलिए वे लाउंज में आई है। किताब को गहराई से पढ़ने के बजाय उसे खत्म करने की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा है। पढ़ने के बीच बीच में जितनी बार राजकुमारी पर नजर पड़ी, देखा कि वे शराब पिए जा रही है। कितनी सिगरेट पी सकती है? भद्र महिला डेक के म्यूजिक की ताल पर वे भी खोई खोई सी पैर थपथपा रही है। उनकी सिगरेट का धुआं लगातार हवा में उड़कर मुझे परेशान कर रहा है। किताब के पन्ने गिनकर देखे कि अभी कितने बाकी हैं। टॉप डेक पर जाकर लेटना ही ठीक रहेगा। फिर से नया नाच शुरू हुआ। घड़ी में देखा रात के 1:30 बजे हैं। भाड़ में जाए कहकर मैंने सोचा कि देख ही लूं किताब के आखिर में क्या है। फिर से ट्रे लेकर स्टूअर्ड राजकुमारी के पास आया। क्या मार डालेगा आज ये आदमी राजकुमारी को शराब पिलाकर? उस तरफ देखते ही राजकुमारी ने मुझे देखकर मुस्कुराकर अभिवादन किया। हंसी थोड़ी अजीब सी लगी। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया तो वे कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई मेरी तरफ आने के लिए। देखा कि वे सीधा खड़ा नहीं हो पा रही है। संतुलन बनाने की कोशिश में एक कांच का गिलास उनकी मेज से गिर पड़ा। मैं जल्दी से उठकर उनकी मेज की तरफ गया। बार का वेटर कांच के टुकड़े बटोरते हुए मुझे आंखों के इशारे से समझा गया कि भद्र महिला को अब होश नहीं है। शायद बात सही थी, क्योंकि उन्होंने शराफत के नाते गिलास टूटने का दुख तक जाहिर नहीं किया। बस अपना बैग वेटर की तरफ बढ़ा दिया ताकि वह पीने के दाम काट ले। इतनी समझ तो अब भी बाकी है। वेटर को ही दिक्कत थी। खुद पैसे निकालना हो तो बख्शिश मांगना मुश्किल होता है। वह मेरी तरफ देखता है कि मुझे कुछ पीना है क्या? मैंने मना कर दिया। सोचा कि कहूं कि राजकुमारी के लिए अब और मत लाना, देख नहीं रहे उनकी क्या हालत है। पर उनके भले बुरा देखने का हक मुझे किसने दिया है? इसीलिए चाहकर भी बार स्टूअर्ड से वह बात नहीं कह पाया। वो अंदाजे से शायद समझ गया। जाते हुए कह गया कि कल बंबई में कुछ पीने को नहीं मिलेगा, इसलिए नशे का असर हर किसी पर अलग होता है। राजकुमारी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरा हाथ देखकर बताइए तो मिस्टर ज्योतिषी कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आपको समुद्री बीमारी तो नहीं होती? मैं जानती हूं मिस्टर ज्योतिषी बहुत भले आदमी हैं। नहीं नहीं, इनकार करने से काम नहीं चलेगा। मैं इंसान पहचानती हूं। मेरे पैसे लेना क्या इतना बड़ा पाप है? आज 3 दिन से मुझसे बात नहीं करता। मामूली से पैसे, हवाई जहाज से जाने के पैसे, वो न भी ले तो समझ आता है। बड़ी रकम की बात है। विलायत में तो फिर भी मुलाकात हो जाती थी। इस नशे में डूबी महिला की बेतुकी बातों का मैं क्या जवाब दूं? अब किसी तरह यहां से भाग सकूं तो जान बचे। उठने की कोशिश करते ही राजकुमारी ने उंगली से कुर्सी की तरफ इशारा करके मुझे बैठे रहने का हुक्म दिया, जैसे उठते ही अभी पहरेदार को बुलाकर गर्दन उड़ाने का हुक्म दे देंगी। ऐसा ही भाव था। अब तक तो शायद नाच की महफिल में सब कह रहे होंगे कि मिस्टर ज्योतिषी उस्ताद आदमी है। आखिरी मौके पर आज खूब जमाई है। सिर्फ अभिवादन का जवाब देने गया था और कैसी मुसीबत में फंस गया। न जाने कब इनसे पीछा छूटेगा। राजकुमारी के चेहरे की तरफ ताकते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूं। बातों में तो अब बस एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है। मिस्टर ज्योतिषी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं जानती हूं।
करीब 1 घंटे बाद जब देखा कि वे थोड़ा ऊँघने लगी हैं, तब मैंने कहा, चलिए राजकुमारी, आपको आपके केबिन तक छोड़ आता हूं। राजकुमारी क्या मेरा नाम है? वे बुरी तरह चिढ़ गई है। खुद पैसेंजर लिस्ट सुधरवा कर राजकुमारी लिखवाया, और अब राजकुमारी कहो तो चिढ़ती है। उन्हें क्या कहकर बुलाना है, जल्दी में याद नहीं आ रहा। माफ कीजिए, मिस्टर ज्योतिषी पक्के भले आदमी हैं। मैं इंसान पहचानती हूं। चलिए आपको केबिन तक छोड़ आता हूं। राजकुमारी उठती है। जहाज के हिचकोलों के बीच उन्हें पकड़कर धीरे धीरे सावधानी से नीचे ले जाता हूं। गर्म उमस में लग रहा है जैसे जहाज के निचले हिस्से के भंवर में कोई हमें जबरदस्ती खींच रहा हो। यकीनन सो जोड़ी कौतूहल भरी आंखें हमें चारों तरफ से देख रही होंगी। शुक्र है कल ही बंबई पहुंच जाऊंगा। मेरे पीछे पड़ने का समय कब मिलेगा उन्हें? दाएं हाथ से राजकुमारी को पकड़ा हुआ है, बाएं हाथ से राजकुमारी के केबिन की सिटकनी खोलकर अंदर की लाइट जला दी। सामने ही देखा, मेज पर सिर रखकर सो रहा है 313 नंबर। जल्दी से राजकुमारी के केबिन से बाहर निकल आया। नजर न पड़ता तो ही अच्छा था। जानी हुई बात थी, फिर भी मन खराब हो गया। एक सोया हुआ है और दूसरी नशे में चूर। बीच में नाहक ही शर्मिंदा मुझे होना पड़ा। गुस्सा शांत हुआ है, इसीलिए शायद इंतजार करते करते सो गया है। बाकी रात टॉप डेक पर ही बिताई जाए। सुबह होते ही सब स्टूअर्ड लोगों को बख्शिश दी। लेसार्डो बहुत खुश है। सब भारतीय मुसाफिर ऐसे ही हो तब न बात बने। अब देखिए, न 315 नंबर बार के गोरे स्टूअर्ड को पक्का 3-4 पाउंड से कम नहीं देंगी, पर नहाने वाले कमरे के काले स्टूअर्ड को मुश्किल से 10 शिलिंग देंगी। देखिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, आप लोगों की बख्शिश है तभी बीवी बच्चों के मुंह में 2 निवाले डाल पाते हैं, वरना इस नौकरी से कोई घर नहीं चला सकता। लेसार्डो जब मेरा सामान डेक पर ले गया, तभी हाफते हुए रसोई का एक गोवानी स्टूअर्ड आया। सर, अगर लेसार्डो को कुछ बख्शिश देने का मन बनाया है तो उसे हेड स्टूअर्ड के पास जमा कर देना ही अच्छा होगा। लेसार्डो पैसा पाते ही शराब पीकर उड़ा देता है। पत्नी से मिल जाने के डर से वो बंबई में उतरता ही नहीं है। ये बात जहाज के कप्तान भी जानते हैं। लेसार्डो हमारे ही गांव का है, इसीलिए मुझे इतनी चिंता है। लेसार्डो की पत्नी के लिए 10 शिलिंग इस स्टूअर्ड के हाथ में देकर जान छुड़ाई। अपनी आंखों देखी चीज के अलावा और किसी की बात पर भरोसा नहीं। सीढ़ियों से ठीक मेरे आगे आगे 313 नंबर का लड़का उतर रहा है। पहले दिन की तरह ही गंभीर। एक विदाई का सलाम तक नहीं किया किसी को, जबकि एक सिंगापुर के साहब ने विदा लेते हुए मजाक किया। मिस्टर ज्योतिषी, मैं हाथ देखकर बता सकता हूं कि आज आप जहाज से उतरेंगे। आखिरी सीढ़ी उतरने से पहले भरोसा नहीं। हंसी का ठहाका गूंज उठा। देखा कि बड़े भाई मुझे लेने आए हैं। बोले, बंबई में एक सरकारी मीटिंग में आया था। तेरे से ठीक पहले जो लड़का सीढ़ी से उतरा उससे जान पहचान हुई क्या? पास हो गया है क्या वो? कौन? 313 नंबर, मिस्टर सिंह। उसे जानते हो का? या जानता हूं मतलब बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो हमारे मिलिट्री स्कूल में साल भर पढ़ा था। बिल्कुल नाक में दम कर दिया था उसने। रोज उसे मेडिकल ग्राउंड्स पर ब्रांडी और कुनैन का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता था। टिक नहीं पाया स्कूल में। बोला विलायत जाएगा अकाउंटेंटशिप या ऐसा ही कुछ पढ़ने। 1 साल के अंदर ही लौट आया। वो बुद्धू लड़का विलायत जाकर कुछ पास कर ले तो हैरानी होगी। उसकी बात सबको ज्यादा याद रहती है एक दूसरी वजह से। उत्तर प्रदेश में उस पिथौरा की राजकुमारी का जो सनसनीखेज केस हुआ था, याद है तुझे? तुझे याद न होना ही स्वाभाविक है। मशहूर सोसाइटी गर्ल पिथौरा की राजकुमारी पर आरोप था कि उन्होंने अपने प्रेमी से कहकर पति की हत्या करवाई थी। उस वक्त के अखबारों में बड़ा कोहराम मचा था। राजकुमारी के खिलाफ आरोप यकीनन साबित नहीं हुए। सुना है वे तब से विलायत में ही रहती है। ये लड़का उसी राजकुमारी का बेटा है। बचपन से पुणे के ही अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। केस की उस बदनामी की वजह से घर वालों ने उसे दूर देश में रखा था। उस लड़के का कभी कुछ नहीं होगा, मैं लिख कर दे सकता हूं। यह पहली बार था जब मैंने 313 नंबर को किसी दूसरी नजर से देखा। सहानुभूति से मन उसके लिए भराया। अब समझ आता है कि वह क्यों मिलिट्री स्कूल छोड़कर विलायत भाग गया था। पर ये लोग विलायत में ही क्यों नहीं रुक गए? क्या वहां भी इन बेचारों को अपनी खोई हुई मंजिल नहीं मिली? एक युग पुरानी एक बदनामी की दीवार खड़ी है माँ और बेटे के बीच। समाज और उनके बीच भी गांव गांव करके जहाज का लाउडस्पीकर गरज उठा। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। एक छोटा बच्चा काफी देर से नर्सरी में रो रहा है। उसकी माँ जहां कहीं भी हो जल्दी आकर उसे ले जाए। एक छोटा बच्चा काफी देर से थैंक यू
मुड़कर देखता हूं तो गैंगवे से राजकुमारी उतर रही है। आंखों में एक असीमित खालीपन भरा है। सामने गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ ताक रही है, पर जैसे कुछ देख नहीं रही। भारत के दरवाजे पर कोई किवाड़ नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, लेकिन वह केवल बस देखने के लिए ही है। समाप्त।